Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, इस टाइम हम कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डाला था। आज से हम आप लोगों के लिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि बोर्ड पे लिखा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें हमने क्या लिया है, दो बिंदु आवेश ले लिए हैं। एक है आपका -q, एक आपका है +q, जिसका मध्य बिंदु O है। इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, वैद्युत द्विध्रुव क्या है AB, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो बिंदु आवेशों +q तथा -q से मिलकर बना है। एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो +q और -q से मिलकर बना है। तो लिखेंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो +q और -q आवेशों से मिलकर बना है, आवेशों से मिलकर बना है। ठीक, क्या है कि जो +q और -q आवेशों से मिलकर बना है और जिनके बीच की अल्प दूरी क्या है 2l है, जिनके बीच की अल्प दूरी, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है। अब क्या लिखेंगे कि माना इसका द्विध्रुव आघूर्ण P है। इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है P है, जिसकी दिशा अक्ष के अनुदित ऋण आवेश से धन आवेश की ओर है। माना क्या है कि माना द्विध्रुव आघूर्ण P है, माना द्विध्रुव आघूर्ण P है जिसकी दिशा अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर है। माना द्विध्रुव आघूर्ण P है, इसको यहां मिटा देंगे। माना इसका द्विध्रुव आघूर्ण P है। माना इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है P है, जिसकी दिशा अक्ष के अनुदिश है। कहां से, जिसकी दिशा अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। देखिए दिशा दिखा रहा है, ये दिशा दिखा रही है कि ऋण आवेश से धन आवेश की ओर है, के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर है, धन आवेश की ओर है। जिसकी दिशा क्या है, अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर है। अब क्या लिखेंगे कि माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से काफी दूरी कितनी r, माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु क्या है P है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, मान लिया मध्य बिंदु यहाँ पे O है आपका, मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लिखेंगे माना द्विध्रुव या लिख देंगे आवेशों के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
जिस पर हमें क्या है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब चूंकि क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव P जो है एक क्या है वेक्टर राशि है। देखो इस पर वेक्टर लगा है, वैद्युत द्विध्रुव लिखा है, इस पर वेक्टर लगा है, तो वैद्युत द्विध्रुव एक वेक्टर राशि है। जब वेक्टर राशि होगा तो इसको हम क्या करेंगे, दो आयुओं में विभक्त करेंगे। जब द्विध्रुव एक वेक्टर राशि है तो इसको दो आयुओं में विभक्त करेंगे। तो जब दो आयुओं में विभक्त करेंगे तो एक आपका क्या हो जाएगा P cos थीटा। P cos थीटा किसकी दिशा में होगा, OP की दिशा में। P cos थीटा, P cos थीटा होगा OP की दिशा में, और जो आपका होगा दूसरा P sin थीटा होगा, दूसरा भी क्या होगा P sin थीटा होगा। ये OP के क्या होगा, लंबवत होगा। ये OP की क्या है, लंबवत है, और P cos थीटा OP के क्या है, समांतर है। तो लिख देंगे कि चूंकि द्विध्रुव P एक वेक्टर राशि है, एक वेक्टर राशि है, अतः इसके दो घटक होंगे, इसके दो घटक होंगे। एक घटक क्या होगा, एक घटक आपका होगा P cos थीटा किसकी दिशा में, OP की दिशा में। तो लिख देंगे एक घटक P cos थीटा OP की दिशा में, OP की दिशा में, तथा एक क्या होगा, एक होगा P sin थीटा, तथा P sin थीटा लंबवत होगा, लंबवत होगा। एक समांतर होगा, एक क्या होगा, लंबवत होगा। जब इसके दो घटक हो जाएंगे तब हम क्या मानेंगे कि माना बिंदु P पर P cos थीटा के कारण, बिंदु P पर P cos थीटा के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, E1 होगी। देख लीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 है। P cos थीटा के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 है। और आपका जो ये लिया है इसका ये जो दिया गया है आपका लंबवत, तो लंबवत पे P sin थीटा है, तो लंबवत पे क्या है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो E2 होगी। ठीक, जब E2 होगी तब वैद्युत द्विध्रुव AB के कारण परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P होगी वो इन दोनों के योग के बराबर होगी। लिखेंगे माना, मिटा दें इसको, ऊपर लिख देते हैं। जिन लोगों को नोट करना है तो वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए। अब क्या लिखेंगे, माना बिंदु, माना बिंदु P पर P cos थीटा के कारण, P cos थीटा के कारण बिंदु P पर P cos थीटा के कारण, देखो इसकी दिशा ये है, तो इस दिशा में जो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या है, E2 है। तो माना बिंदु P पर P cos थीटा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E1 होगी, E1, तथा P sin थीटा के कारण, P sin थीटा के कारण क्या होगा, P sin थीटा इस दिशा में जा रहा है, अतः इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E2 हो जाएगी। तो P sin थीटा के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 होगी। ठीक, जब E2 होगी तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, तब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, तब बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा, इन दोनों के, मतलब इन दोनों तीव्रताओं के योग के बराबर होगा। तो इन दोनों तीव्रताओं को जोड़ देंगे तो आपका E बराबर हो जाएगा, E बराबर E1 और प्लस E2। E बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा। और जब दोनों तीव्रताएं जुड़ जाएंगी तो क्या होगा, बिंदु P पर
अवयव द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा आपका पी कॉस थीटा, बिंदु P पर अवयव द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा की अच्छी रेखा पर है। P cos थीटा क्या है? अच्छी रेखा पर है। तो जो अच्छी रेखा पर होगी तथा अवयव द्विध्रुव आघूर्ण P sin थीटा के कारण ये जो आपका निरक्षी रेखा पर है, ये किस पर है? अच्छी रेखा पर है। तब लिख देंगे कि चूंकि P cos थीटा अच्छी रेखा पर है तथा P sin थीटा निरक्षीय रेखा पर है, निरक्षीय रेखा पर है। जब क्या होगा आपका P cos थीटा अच्छी रेखा पर होगा और P sin थीटा निरक्षीय रेखा पर होगा, तो आपका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर है, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पे आपका है P cos थीटा, तो हो जाएगा 2P। अब देखिए आपका जो था अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P/r³। अब 2P/r³ तो था, तो आपका E हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P/r³। तो r³ जो यहाँ पे था ये 2P था। अब चूंकि क्या है यहाँ पे ये अच्छी रेखा पर है, तो यहाँ लग गया cos थीटा, तो यहाँ भी हम लिख देंगे cos थीटा और प्लस E2 में क्या है? P sin थीटा है। जो P sin थीटा है ये आपका किसमें है? निरक्षीय रेखा पर है। तो निरक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड P/r³। अब ये P/r³ होता है, लेकिन यहाँ पे है P sin थीटा। क्या है? P sin थीटा है, तो यहाँ भी लिख देंगे P sin थीटा। ठीक, तो आपका E1 बराबर E1 हो गया, ये E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2, या तो इसको अलग अलग लिख देते हैं, इसको अलग अलग लिख लीजिए। मतलब पहले हम मान लेंगे कि E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P cos थीटा अपॉन r³। और आपका जो E2 है वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P sin थीटा हो जाएगा, इसमें P sin थीटा अपॉन r³ हो जाएगा। तो ये आपका हो गया E1 और E2। अब चूंकि जो E1 व E2 की दिशाएं हैं, जो E1 व E2 की दिशाएं हैं ये क्रमशः किसमें है? OP की, है ना? OP के अनुदिश व लंबवत हैं। देखिए जो E1 व E2 की दिशा है, वो E1 की दिशा क्या है? OP के अनुदिश है। जो E1 की दिशा है ये OP के अनुदिश है, E2 की दिशा क्या है? OP के लंबवत है। क्योंकि जो E1 व E2 की दिशाएं हैं OP के अनुदिश व लंबवत होंगी, जैसा देख लो आप चित्र में। ठीक है, जब इसके लंबवत होंगी तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? इसको मिटा देते हैं, फिर लिखते हैं। तो आगे देखिए, लिख देंगे चूंकि, या लिख देंगे तब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा अंडरवुड E1 प्लस E2, मतलब E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, E1 स्क्वायर एंड प्लस E2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो E बराबर अंडरवुड, अब देखिए E1 का स्क्वायर, E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड 2P cos थीटा अपॉन r³, इसका लगा दिया स्क्वायर। ठीक, प्लस E2 आपका है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P sin, सॉरी 2 नहीं लगेगा, P sin थीटा अपॉन r³, इसका भी स्क्वायर लगा दिया। तो E बराबर अंडरवुड, अब देखिए यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों में मिल रहा है कॉमन, तो इसको कॉमन ले लिया। P भी कॉमन मिल रहा है, P भी कॉमन ले लिया और r³ भी कॉमन मिल रहा है, r³ भी कॉमन ले लिया। इतना चीज आपका कॉमन मिल गया। ठीक, तो यहाँ पे बचा क्या? यहाँ पे आपका बचा 2 और क्या बचा? cos थीटा का स्क्वायर।
2 cos थीटा का स्क्वायर बचा और प्लस यहाँ बचा साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर ये बचा आपका। तो ई बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर लगा है रूट पे है, तो जब स्क्वायर बाहर आएगा, रूट के बाहर आएगा तो स्क्वायर इसका हट जाएगा, तो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और p अपान आर क्यूब। अंडर रूट में क्या बचेगा, अब चूंकि यहाँ पे 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 4 cos स्क्वायर थीटा और प्लस ये साइन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपान आर क्यूब अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा जो है, तो इस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख दिया 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ऊपर देख लीजिए यहाँ पे जब बचा 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा, तो अब क्या लिखेंगे, तो अब हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपान आर क्यूब। ठीक, p अपान आर क्यूब रूट, अब रूट में क्या हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा से 1 cos स्क्वायर थीटा जाएगा, तो हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा और प्लस का 1, तो यही आपका बचेगा कि ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपान आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, यही आपका हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आगे इसमें हम देखेंगे कि यदि परिणामी क्षेत्र वेक्टर ई, जो परिणामी क्षेत्र है आपका वेक्टर ई है कि दिशा ओपी से किस कोण पर हो, फाई कोण पर। देखो ओपी के किस कोण पर है, फाई कोण बनाए, जब परिणामी क्षेत्र वेक्टर ई या परिणामी विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर ई की दिशा ओपी से कोण फाई बनाए, लिखेंगे जब परिणामी विद्युत क्षेत्र ई, ठीक, जब परिणामी वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा ओपी की दिशा ओपी से फाई कोण बनाए, और जब फाई कोण बनाएगा तो आपका tan थीटा बराबर क्या है, सॉरी tan फाई, तो tan फाई बराबर हो जाएगा E2 अपान E1 हो जाएगा, अतः tan फाई बराबर E2 अपान E1, जब tan फाई बराबर हो जाएगा E2 अपान E1, तो यहाँ पे हम मान रखते हैं tan फाई इक्वल टू E2 का मान, E2 का मान कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p साइन थीटा, क्योंकि आपका E2 का साइन था लंबवत था, तो p साइन थीटा अपान आर क्यूब पूरे का बटे E1 था आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p cos थीटा अपान आर क्यूब, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कट जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, p से p कट जाएगा, तो आपका बचेगा क्या tan फाई इक्वल टू, यहाँ पे देखिए बचेगा साइन थीटा, क्या बचेगा साइन थीटा, और नीचे बचेगा 2 cos थीटा, तो tan फाई बराबर हो जाएगा साइन बटे cos हो जाएगा, tan हो जाएगा 2 tan थीटा, tan फाई बराबर क्या हो जाएगा 1/2, सॉरी 1/2 tan थीटा हो जाएगा। ठीक, यही आपका हुआ। तो दोस्तों ये रहा आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।